हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 13th लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स, ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार इसके ऊपर एंट्रेंस में क्वेश्चन देखे गए, क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं। अगर आपको इसका कंसेप्ट समझा है तो ये आपको टॉपिक बहुत आसान लगेगा ना। इस टॉपिक के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में अजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, मैक्सिमम बॉइलिंग, मिनिमम बॉइलिंग, अजियोट्रॉपिक्स क्या होते हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखे गए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है वो कंसेप्ट, बट मैं आपके लिए बहुत आसान कर दूंगा। आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी ना। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना, बहुत ध्यान से सुनना और नोट्स को अच्छे से मेंटेन करना, क्योंकि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये होता क्या है वो सब बाद में की बात है, पहले हम लोग अपने बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करो बेटा, हमारे पास में दो बीकर्स है, एक में है प्योर सॉल्वेंट और दूसरे में है प्योर सॉल्यूट। ठीक है ना। सॉल्वेंट को हम लोग ए से डिनोट करते हैं थ्रू आउट द चैप्टर एंड सॉल्यूट को हम लोग डिनोट करेंगे बी से। ठीक है। अगर हम बात करें सॉल्वेंट की, तो यहाँ पे बेटा सबके सब ए के मॉलिक्यूल्स होंगे। So these are the molecules which are on the surface. Say for example, these are the molecules on the surface. Generally students, ideal and non-ideal solution जिस तरीके से मैं डायग्राम से समझाता हूँ उस तरीके से समझाया नहीं जाता है। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाने के बाद भी, इस तरीके से सिखाने के बाद नहीं, नॉर्मली अगर आप सिखा दो उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट पूछते हैं। तो बहुत बार जनरली जब मैं सिखाता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिनको मैंने आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन नहीं सिखाया, उसके बाद वो लोग बेचारे बहुत बार डाउट्स पूछते हैं, सर ये वापस सिखाओ, ये समझाने क्या होता है आइडियल। तो जैसे मैं उनको इस तरीके से डायग्राम से समझाता हूँ, उनके माइंड में एक एक चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। तो आपको तो बेटा मैं पहले से इस तरीके से सिखा रहा हूँ, आपके माइंड में तो कोई डाउट आएगा ही नहीं। ठीक है, आपको तो लगेगा ये तो बहुत इजी था, कुछ था ही नहीं इसमें। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, ये मॉलिक्यूल्स कहाँ पे बेटा सरफेस पे है और ये मॉलिक्यूल्स कहाँ पे है बल्क में। ये आपका प्योर सॉल्वेंट है, राइट। आप मुझे बताओ, हमने इसके ऊपर यहाँ पे लीड रखा हुआ है, तो मॉलिक्यूल तो वेपराइज होंगे कि नहीं होंगे, सरफेस के मॉलिक्यूल वेपराइज होंगे। और जब ये मॉलिक्यूल्स वेपराइज होंगे तो कहने से बेटा दे विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस आफ्टर अटेनिंग द प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम। सो एक बार इक्विलिब्रियम आने के बाद जब लोग प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, राइट। सो इस वेपर प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, पी नॉट ए बोलेंगे बच्चों। यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स है वो कौन से मॉलिक्यूल्स है, ए के मॉलिक्यूल्स है, और इनके बीच में कुछ ना कुछ तो इंटरेक्शन होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रहा है इन दोनों मॉलिक्यूल्स या इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, हम लोग उसको बोलेंगे ए इंटरेक्शन। बच्चों प्लीज ध्यान से सुना, एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन जब आएंगे तो बेटा हमको बहुत इजी लगना चाहिए। इसको बोलेंगे ए इंटरेक्शन, राइट। इस वाले सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा, तो मैं इसको मान लेता हूं बच्चों वी ए मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, राइट ना। अगर हम बात करें सॉल्यूट की, तो सॉल्यूट भी बेटा यहाँ पे है। समझो ये जो ऑरेंज कलर, आपने अलग अलग कलर यूज करना है, इसको थोड़ा छोटा ही बनाना। ये जो ऑरेंज कलर का मैं स्फीयर्स बना रहा हूँ बेटा, वो समझ लो किसके हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है ना। ये भी वेपराइजेबल है, ये भी वेपराइज हो रहे हैं, ये बल्क में भी है और कहाँ है बेटा, सरफेस पे भी है। तो जब ये वेपराइज होंगे तो यहाँ पे बेटा इस तरीके से आपको मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे बहुत सारे। ठीक है, इस तरीके से भी मॉलिक्यूल बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो ये भी अपने प्योर फॉर्म में कुछ ना कुछ तो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ऑब्वियसली हाँ सर। तो इसके वेपर प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, एट इक्विलिब्रियम इट विल बी नोन एज पी नॉट बी। दिस विल बी नोन एज पी नॉट बी। यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स है इनके बीच में भी तो इंटरेक्शन हो ही रहा है, इनके बीच में कुछ ना कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसको हम लोग बोलते हैं बी बी इंटरेक्शन। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स किसके थे बेटा, बी के थे, इसके लिए बेटा बोलेंगे बी बी इंटरेक्शन। और इसके वॉल्यूम को हम लोग ने क्या मान लिया बेटा, वीबी। वीबी इज द वॉल्यूम ऑफ किसका, प्योर सॉल्यूट। अभी हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। इन दोनों को सपोज हम लोग क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। ठीक है। अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूं तो मुझे बताओ बच्चों सोल्यूशन बनेगा। आप कोई भी दो चीजों को मिक्स कर दो तो बेटा सोल्यूशन तो बनता ही है अपने आप। ठीक है ना। यहाँ पे इन दोनों के इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली। बिना हीट के बेटा ये दोनों का इंटरेक्शन कैसे टूटेगा। सो सपोज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड
हीट मतलब इसको H मान लेते थे, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस इंटरेक्शन इज HA एंड द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस इंटरेक्शन इज HB। जितना ज्यादा ये बेटा स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा हीट ज्यादा लगेगा, जितना ज्यादा ये वीक होगा उतना ही हीट कम लगेगा। तो मैंने जो जो टर्म्स यूज किए बच्चों प्लीज एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। P नॉट ए इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P नॉट बी इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, ठीक है। VA इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, VB is the volume of the solute, AA is the interaction between solvent molecules and BB is the interaction between solid molecules, ठीक है ना। The amount of energy required to break HH interaction is AA interaction is HA and to amount of energy required to break BB interaction is HB, ठीक है। तो जब हम दोनों को मिक्स करेंगे, ठीक है, जब दोनों को क्या करेंगे बच्चों मिक्स करेंगे, तो यहाँ पे सरफेस पे बेटा आपको A के मॉलिक्यूल्स भी देखने को मिलेंगे और आपको इस सरफेस के ऊपर कौन से मॉलिक्यूल्स भी देखने को मिलेंगे, बी के मॉलिक्यूल्स भी देखने को मिलेंगे। सपोज दिस इज ए का मॉलिक्यूल है, स्मॉल वाले जो है वो किसके मॉलिक्यूल्स है बच्चों, बी के मॉलिक्यूल्स है ना। ठीक है, तो आप मुझे बताओ सरफेस पे तो होंगे बेटा मॉलिक्यूल्स और इवन बल्क में भी ऐसे मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होंगे, राइट। तो ये बल्क में भी आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। क्लियर है। आप मुझे बताओ वेपराइज होने के टाइम तो बेटा दोनों के दोनों वेपराइज होंगे इस तरीके से। वेपराइज होने के टाइम तो ए भी वेपराइज होगा और बी भी क्या होगा बच्चों वेपराइज होगा, ठीक है। ए भी वेपराइज होगा और बी भी वेपराइज होगा, डिपेंड करता है कितना किसका अमाउंट है, मतलब कितना मोल फ्रैक्शन किसका है। तो आप लोग ड्रॉ करने के टाइम में प्लीज यूज डिफरेंट कलर पेन पेंसिल, ताकि आपको चीजें अच्छे से ड्रॉ करने भी आए और आपको पढ़ने के टाइम में पता भी चले ये क्या है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आएगा उसको क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। It will be termed as vapor pressure of the solution, right? तो can we say that यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आएगा उसको मैं यहाँ से नाप सकता हूँ। समझो यहाँ पे बेटा इतना था इसका लिक्विड का लेवल, जब ये मिक्स करने के बाद हम लोग ने देखा कि वो लिक्विड का लेवल इधर तक आ गया, इधर तक आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो कैन वी से दैट यहाँ पे ए आ गया अभी और बीच में बेटा कौन कौन मॉलिक्यूल भी है, बी के मॉलिक्यूल्स भी है। तो कैन वी से दैट यहाँ पे एक नया इंटरेक्शन डेवलप हुआ है, एक नया इंटरेक्शन डेवलप हुआ है, कौन सा, ए और बी का। तो कैन आई से बेटा यहाँ पे एक नया इंटरेक्शन हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी इंटरेक्शन। इसको हम लोग बोलेंगे ए बी इंटरेक्शन, बराबर है। इन दोनों के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो एनर्जी लगेगी ऑब्वियसली, तो इस एनर्जी को क्या बोलेंगे, एच ए बी, ठीक है ना। ये क्या था, एच ए ए लिख देते हैं इसको, एच इसको बी बी लिख देते हैं और इसको क्या लिखेंगे, एच ए बी, एकदम सिंपल, ठीक है ना। यहाँ पे जो वॉल्यूम बनी है ये वॉल्यूम, तो ये क्या बोलेंगे बेटा, इसको वॉल्यूम ऑफ ए बी बोलेंगे, हाँ या ना, इसको वॉल्यूम क्या बोलेंगे, ए बी ना। क्वेश्चन अराइजेस यहाँ पे जब ये दोनों को मिक्स किया गया, ये दोनों को क्या किया गया, मिक्स किया गया, तो यहाँ पे बेटा कौन से बॉन्ड्स ब्रेक हुए, ए बॉन्ड ब्रेक हुए और बी बॉन्ड ब्रेक हुए, तो बॉन्ड बने कौन से, ए बी बॉन्ड बने, बराबर है। तो यहाँ पे ए बॉन्ड पहले टूटे, यहाँ पे बी बॉन्ड टूटा और नया बॉन्ड कौन सा बना, ए बी बॉन्ड बना है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हम लोग एक सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि इमेजिन करो जितना स्ट्रॉन्ग ए बॉन्ड था उतना ही स्ट्रॉन्ग अगर ए बी बॉन्ड भी है और जो बना वो भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब जितना हीट एब्जॉर्ब हुआ, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होने में बेटा हीट एब्जॉर्ब होता है, बॉन्ड बनने के टाइम हीट इवॉल्व होता है, तो जितना यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुआ अगर उतना ही हीट यहाँ पे इवॉल्व हुआ, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, जितने स्ट्रॉन्ग ये इंटरेक्शंस थे उतने ही स्ट्रॉन्ग वो भी इंटरेक्शन है। इसका मतलब ना तो हीट एब्जॉर्ब हुआ ना ही हीट इवॉल्व हुआ। तो यहाँ पे बेटा मैं आपको बोल सकता हूं कि कितने केसेस हो सकते हैं, 3 केसेस हो सकते हैं। सबसे पहला केस क्या बोलेंगे, ठीक है ना, केस 1, ध्यान से देखना। केस 1 में अगर हम बोले कि ए इंटरेक्शन इज इक्वल टू बीबी इंटरेक्शन, ए का इंटरेक्शन जितना स्ट्रॉन्ग है उतना ही बी और बी का भी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, इट इज इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन, जो कि आपको ना एकदम आइडियल कंडीशन है बेटा, यस और नो।
केस 1 में क्या बोलेंगे, ए इंटरेक्शन जितना स्ट्रॉन्ग था उतना ही बीबी इंटरेक्शन भी स्ट्रॉन्ग है और उतना ही बेटा ए बी इंटरेक्शन भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब जितना हीट, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग अगर हम लोग निकालेंगे, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, एंथैल्पी ऑफ अगर हम लोग मिक्सिंग निकालेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल। इसमें हम लोग खाली याद रखना इट इज गोइंग टू बी एच ए ए प्लस एच बी बी माइनस एच ए बी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि पहले हीट कितना एब्जॉर्ब हुआ और फिर हीट कितना इवॉल्व हुआ। इमेजिन करो बेटा जितना एब्जॉर्ब हुआ उतना ही इवॉल्व हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें सब कुछ एकदम नॉर्मल है और आइडियल है। तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, आइडियल सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे। अगर ये आइडियल सोल्यूशन है तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग के बाद हम लोग एनर्जी चेंज ऑफ सॉरी वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग की भी बात करेंगे ना। वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग की बात कैसे करेंगे, पहले इसका जो वॉल्यूम था इन दोनों का मिला के इसका वॉल्यूम जितना है, अगर इसका वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम और इन दोनों का टोटल वॉल्यूम अगर सेम आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, V ऑफ ए बी माइनस V ऑफ A प्लस V ऑफ B। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों, V ऑफ ए बी वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, इट इज इक्वल्स टू बेटा कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, जीरो। तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलेंगे बेटा, आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, आइडियल सोल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ना ध्यान देना। आप किसी भी दो लिक्विड्स को मिक्स करो बेटा तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग जो होगा वो हमेशा बेटा ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब पॉजिटिव। अभी मुझे एक बात बताओ, ये लोग कंटिन्यूअसली मूव हो रहे थे, ये भी कंटिन्यूअसली मूव हो रहे हैं, भले कोई भी टाइप का सोल्यूशन हो, आई विल रिपीट द स्टेटमेंट, भले कोई भी टाइप का सोल्यूशन हो उसमें हमेशा याद रखना एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगा। रैंडमनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अभी जस्ट इमेजिन करो यहाँ पे 100 लोग बैठे थे, यहाँ पे 500 है, यहाँ पे भी मस्ती हो रही है, यहाँ पे भी मस्ती हो रही है, दोनों को मिक्स कर दो और मस्ती होगी। जैसे बेटा जस्ट इमेजिन करो एक बैच है V1 और एक बैच है V2, ठीक है ना, दोनों को बेटा वो लोग अपने धुन में मस्ती कर रहे हैं, ये लोग अपने धुन में मस्ती कर रहे हैं, फिर दोनों को मिक्स करके बिठा दिया बेटा, समझो एक लेक्चर कैंसिल हो गया तो एक ही लेक्चर है, तो बेटा इन दैट केस तो क्या होगा, और मस्ती होगी कि नहीं होगी बेटा? तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी वेदर इट इज आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दिस इज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, अगर हम बात करें गिब्स एनर्जी चेंज ऑन मिक्सिंग, तो याद रखना कोई भी दो लिक्विड को मिक्स करने के बाद वो अपने आप मिक्स होता है बेटा। आप दूध में पानी डालो या पानी में दूध डालो, उसके बाद उसको मिक्स करने की जरूरत नहीं है बेटा, वो अपने आप मिक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोल्यूशन का जो बनना होता है बेटा वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसका मतलब डेल्टा जी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इट इज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, भले वो आइडियल सोल्यूशन हो या ना हो। तो मुझे था आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है बताइए। केस 1 हमने पढ़ा, अगर ए इंटरेक्शन इज इक्वल टू बी बी इंटरेक्शन इज इक्वल टू जो नया बॉन्ड बना वो ए बी इंटरेक्शन है, अगर ये तीनों बेटा सेम इंटरेक्शन वाले हैं तो इसका मतलब उसका एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगा, जीरो। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी जीरो हो जाएगा। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग भले कोई भी सोल्यूशन हो बेटा वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, मतलब पॉजिटिव, एंट्रोपी बढ़ता है ना। एंड गिब्स एनर्जी जो होगा बेटा वो कम होता है। ये थर्मोडायनामिक्स हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, तो इसको याद रखना। डेल्टा जी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इवन एनओसीबी में मैंने सिखाया था कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, उससे पता लगा सकते हैं। अगर डेल्टा जी नेगेटिव तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। तो फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज अ डैश प्रोसेस, इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अभी यहाँ पे बेटा मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछना है कि ये केस में बेटा क्या हुआ, ए इंटरेक्शन जितना स्ट्रॉन्ग था उतना ही बीबी इंटरेक्शन भी था, उतना ही ए बी इंटरेक्शन भी था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे केस में क्या होगा, जो वेपर प्रेशर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मुझे बताओ व्हाट विल बी द कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, कैसे निकालते हो, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, इट इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये बेटा कौन सा है, कैलकुलेटेड है। और ऑब्जर्व एक वेपर प्रेशर भी होता है, ये ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है, ये ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है, राइट।
तो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर का जो वैल्यू होगा, बराबर है, इट विल बी इक्वल टू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। मतलब जितना वेपर प्रेशर आना चाहिए उतना ही वेपर प्रेशर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो केस है वो बेटा राउल्स लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये राउल्स लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल सोल्यूशन। तो ऐसा सोल्यूशन जो राउल्स लॉ को हर कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर पे फॉलो करता है उसको बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। तो अ सोल्यूशन which follows Raoult's law, at all concentrations and temperature is called ideal solution। ऐसे सॉल्यूशंस को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस बोलेंगे। एकदम सिंपल। तो मुझे बता बेटा, हमने सबसे पहला डिस्कस किया कौन सा सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जीरो, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑलवेज पॉजिटिव हो, तो भले कोई भी सॉल्यूशन हो, डेल्टा जी मिक्सिंग इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर सच काइंड ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो गया बेटा सबसे पहला कौन सा सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। अभी हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे सबको डिटेल, अभी तो मैं जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे मैंने केस 1 लिखा, अभी हम लोग केस 2 एंड केस 3 के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग इसका पहले फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू। अगर हम बात करें आइडियल सॉल्यूशन के लिए, तो स्टूडेंट्स ये वाले पार्ट को मैं एरेज नहीं करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे इसी से डिटेल में समझाना है चीजों को। इससे अगर ये पिक्चर सामने रहेगा तो आपको समझने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वापस से। अगर हम बात करें वापस से आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, तो कौन से कंपाउंड जो होंगे वो आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सॉल्यूशंस, ठीक है, स्टेटमेंट है सॉल्यूशंस, कहां चला जाता है, हाँ, सॉल्यूशन इन विच द बोथ द कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल। अभी देखो आइडेंटिकल होगा बेटा तभी आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, नहीं तो बेटा आइडेंटिकल नहीं, एक का फंक्शनल ग्रुप है अमाइन, एक का एसिड है, तो पॉसिबल ही नहीं है। इन मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर साइज का मतलब बच्चों क्या होगा, नेक्स्ट मेंबर होना चाहिए, नेक्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। अगर नेक्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज रहेगा, जैसे इथाइल ब्रोमाइड तो एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इस तरीके से नेक्स्ट मेंबर होना चाहिए, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर साइज ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंड पोलैरिटी, पोलैरिटी भी क्या होना चाहिए, सेम, मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। पोलैरिटी सेम कब हो सकती है, जब फंक्शनल ग्रुप क्या होगा बच्चों, सेम होगा। जब फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो पोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, सेम। ऐसे सॉल्यूशन बच्चों क्या बनाएंगे, ऐसे कंपाउंड्स मिलके क्या बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। ये वाला जो ग्राफ है ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था। ये वाला जो ग्राफ होता है बेटा वो किसके लिए होता है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल जो है मैंने यहाँ पे लिख के रखे। अगर क्वेश्चन में डाइल्यूट सॉल्यूशन वर्ड आ जाए, डाइल्यूट, तो बेटा उसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर व्हाट सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशन। बाकी अगर आप एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल्स आपको याद रखने स्टूडेंट, बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम में आपको एज इट इज एग्जांपल दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये कौन सा है। तो मैं आपको एग्जांपल्स का मीनिंग कैसे, कौन सा एग्जांपल क्यों इस तरीके का आइडियल सॉल्यूशन बना रहा हूं वो बता देता हूं, लेकिन आपको एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे। बेंजीन और टोलुइन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, CH2 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट होमोलॉग हुआ कि नहीं हुआ, होमोलॉगस सीरीज में CH2 का डिफरेंस होता है। एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप सेम है, खाली क्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन आ गया। इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, एकदम सिंपल, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है ना। CCl4, SiCl4, C2H4, Br2, दैट इज इथिलीडीन या इथिलीन डाइब्रोमाइड, और ये इथिलीडीन डाइक्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये जनरली कौन से टाइप के सॉल्यूशन बनाते हैं बेटा, ये सब मिक्स होके आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन हमारा केस 1 था, जिसमें AA इंटरेक्शन जितना था उतना ही BB इंटरेक्शन था, उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या था, AB इंटरेक्शन था। ये हो गया केस 1 ना। केस 2 में क्या होगा, इंटरेक्शन का स्ट्रेंथ सेम नहीं होगा, और उस वजह से क्या होगा बेटा, जो AB बनेगा उसका भी इंटरेक्शन का स्ट्रेंथ सेम नहीं होगा। तो वैसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वो क्या होता है नेक्स्ट बोर्ड पर डिस्कस करेंगे। मैं ये वाला पार्ट इरेज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इसी को यूज करके तो पूरा लेक्चर समझाना है। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let's discuss very important now, case 2,
केस 2 में बच्चों इमेजिन करो ए इंटरेक्शन और बी भी इंटरेक्शन स्ट्रांग था, और जो इंटरेक्शन बना ए और बी के बीच में वो बेटा उतना स्ट्रांग नहीं है, वीक है। तो हम लोग यहाँ पे केस में क्या लिखेंगे, ए बी इंटरेक्शन ए बी इंटरेक्शंस are weaker than AB interactions are weaker than AA and BB interactions. AA and BB interactions. तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा जो सोल्यूशन होगा वो आइडियल सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन। बेटा अभी बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न आने वाला है, प्लीज अच्छे से ध्यान से सुनना, आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आप लोग खाली ध्यान से सुनते रहना। अगर हम बात करें हाँ, अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग की, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग? इट इज HAA plus HBB माइनस HAB। बराबर है। तो मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है कि जो AB इंटरेक्शन है बेटा वो वीक है, जबकि AA और BB इंटरेक्शन जो है बेटा वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो कहने से बेटा यहाँ पे जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी वो ज्यादा एब्जॉर्ब हुई होगी, यहाँ पे भी ज्यादा एब्जॉर्ब हुई होगी, और यहाँ पे हीट जो इवॉल्व हुई है बेटा बहुत ही कम है। तो इस केस में बेटा इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर बहुत ज्यादा आएगा और इसका आंसर कम आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग होगा इट इज ग्रेटर देन 0 होगा। तो ग्रेटर देन 0 मतलब इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। इसका मतलब इसमें हीट क्या हो जाएगा बेटा, एब्जॉर्ब होगा। तो कहना है डेल्टा एच ऑफ द सॉल्यूशन 0 है क्या, नहीं। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो हीट इवॉल्व हुई है वो क्या है बेटा, जितना एक्सपेक्टेड है उससे क्या हुई है, कम इवॉल्व हुई है। तो इसका मतलब इसका जो डेल्टा एच ऑफ द मिक्सिंग आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दूसरी बात, अगर मैं डेल्टा वी ऑफ द मिक्सिंग की बात करूं, डेल्टा वी ऑफ द मिक्सिंग इट इज नथिंग बट व्हाट, वॉल्यूम ऑफ ए बी माइनस वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी। एकदम सिंपल। तो मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है, क्या ए और बी के बीच में इंटरेक्शन स्ट्रांग है? सर नहीं। जितना ए और ए का था, जितना बी और बी का था, क्या उतना ही स्ट्रांग ए और बी का है? नहीं। तो मुझे ये बताओ, ये ए और बी एक दूसरे के क्लोज आएंगे कि दूर जाएंगे? सर अगर अट्रैक्शन पावर या इंटरेक्शन ही वीक है तो दूर दूर ही जाएंगे ना, पास में कैसे आएंगे? तो आप मुझे बताओ बेटा, दूर जाएंगे तो यहाँ पे जो वॉल्यूम एक्सपेक्टेड है, जितना वॉल्यूम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन दोनों को ऐड करने पे, उससे ज्यादा वॉल्यूम आएगा कि कम आएगा? सर नहीं समझा, एक बार वापस समझाओ ना। ठीक है वापस सुनो। यहाँ पे वॉल्यूम है वी ए, इनके बीच में अच्छा खासा प्यार था बेटा, सब पास पास में रहते थे। यहाँ पे भी अच्छा खासा प्यार था, सब पास पास में रहते। लेकिन जब दोनों को मिक्स किया तो इनके बीच में इंटरेक्शन बहुत ही वीक है, तो ये लोग एक दूसरे से दूर भागेंगे। सो अगर एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे तो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना चाहिए उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे कि कम? ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे। तो इसका मतलब VA और VB का जितना वॉल्यूम है उससे ज्यादा होगा किसका, VAB का। तो इस वजह से बेटा यहाँ पे डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। ऐसे सोल्यूशन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, तो बेटा वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। उसके बाद में डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग, वो भी हमेशा क्या होगा बेटा, नेगेटिव ही होगा। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा नेगेटिव होगा, भले कोई भी टाइप का सोल्यूशन हो। क्लियर है? अभी यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें बेटा, एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, इसका जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर होगा, कैलकुलेटेड क्या होगा बच्चों, P0 A XA प्लस P0 B XB, बराबर है। बट इसका जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर होगा, ऑब्जर्व, क्या इट इज इक्वल टू कैलकुलेटेड? सर नहीं। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो।
आपको नहीं लगता ये लोग एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं? हाँ सर। तो दूर जाना चाहते हैं तो बेटा लिक्विड में रहेंगे तो दूर कैसे जाएंगे? तो इसके लिए बेटा वो इजीली क्या होना चाहेंगे? वेपराइज हो जाएंगे। तो इजीली वेपराइज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो इनका जो वेपराइजिंग टेंडेंसी होगी बेटा वो क्या होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? सर ज्यादा होगा, क्योंकि इनके बीच में प्यार ही नहीं है। तो प्यार ही नहीं है तो बेटा एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहेंगे। रहना ही नहीं चाहेंगे तो बेटा सब लोग क्या बोलेंगे? हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। तो वेपराइज होना पसंद करेंगे। तो वेपराइज अगर होना पसंद करेंगे तो कहने से बेटा कैलकुलेटेड जो वेपर प्रेशर हम जो पेपर पे कैलकुलेट कर रहे हैं वो कुछ आएगा, और ऑब्जर्व वैल्यू जो होगा बेटा वो ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि सब लोग क्या होना चाह रहे हैं? वेपराइज होना चाह रहे हैं। तो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। तो इसका मतलब ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। सो इट डू नॉट फॉलो क्या? राउल्ट्स लॉ। ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता नहीं है। और इधर यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, हर एक वैल्यू बेटा ग्रेटर देन 0 आ रही है, खाली इसको छोड़ के, बिकॉज दैट इज स्पॉन्टेनियस। हर एक वैल्यू जितनी आनी चाहिए उससे ज्यादा आ रही है। तो सबसे पहली बात तो मुझे बताइए, आइडियल है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन है? सर नॉन आइडियल सोल्यूशन, बराबर है। नॉन आइडियल सोल्यूशन है और इसमें डिविएशन दिखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ सर, नॉर्मल से ज्यादा डिविएशन है। ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है? सर जितना आना चाहिए वो उससे हर चीज ज्यादा आ रही है। तो इसका मतलब इसको बोलेंगे पॉजिटिव डिविएशन। सो इट इज नॉन आइडियल सोल्यूशन विद पॉजिटिव डिविएशन। So therefore it is called as non-ideal solution with dash deviation, positive deviation. इसका observed vapor pressure, observed volume of mixing, इसका enthalpy of mixing, हर एक चीज जो होगी बेटा क्या आएगी? जितनी आनी चाहिए उससे ज्यादा आएगी। तो इस वजह से बेटा इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि जितना आना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है। तो ज्यादा आ रहा है मतलब पॉजिटिव हो रहा है। तो ये कब पॉसिबल है? जब ए बी इंटरेक्शन जो होगा बेटा वो वीकर होगा। अगर ए बी इंटरेक्शन वीकर है तब ये सब केसेस देखने को मिलेंगे, और ये सब हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं ग्राफ, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो किस तरीके का आएगा? जरा सोचो बच्चों। सर इसका ग्राफ हम लोग जरा सोचते हैं। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। ध्यान दीजिएगा। एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट बोर्ड पे अच्छे से पढ़ेंगे और वहीं पे हम लोग एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इतना अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो आप मुझे बताओ बच्चों, ये कौन सा वाला सोल्यूशन हो गया? दिस इज नॉन आइडियल सोल्यूशन विद डैश डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन। आई थिंक पॉजिटिव डिविएशन क्यों पता चला? क्योंकि यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है? जो भी जितना भी वैल्यू होना चाहिए वो सब उससे क्या आ रहा है? ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे बेटा एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है या नहीं है? चलो एक पॉइंट इधर डाल देते हैं। एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल इज मोर। एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स, एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मोर। मतलब मॉलिक्यूल्स बेटा किस में कन्वर्ट होना चाहेंगे? सब वेपर्स में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं। ठीक है। सो दिस इज नॉन आइडियल सोल्यूशन विद डैश डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से ये क्या कर रहा है बेटा? पॉजिटिव डिविएशन दिखा रहा है। ठीक है। एक बार आप इसका फोटो ले लो, फिर मैं इसी को आगे कंटिन्यू करूंगा, फिर केस 3 भी डिस्कस करेंगे। पहले इसका फोटो ले लो। Okay students, so let us discuss the graphical representation of non-ideal solution with which deviation? Positive deviation. Now this is the expected graph, ठीक है ना? ये हम लोगों ने expected है, but ऐसा आता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बेटा non-ideal solution है। तो इसमें बेटा जो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन होगा उससे ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है। तो ज्यादा आ रहा है इसका मतलब इस डॉटेड लाइन, इसको मैंने डॉटेड लाइन, ये बेटा अपना एक्सपेक्टेड लाइन था, इससे बेटा क्या आ जाएगा? ज्यादा आ जाएगा। इस तरीके से ग्राफ आएगा। ठीक है। इवन जो इंडिविजुअल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा वो भी बेटा एक्सपेक्टेड से क्या आएगा? ज्यादा। इस तरीके से ये भी एक्सपेक्टेड से क्या आएगा? ज्यादा। तो ये वाला जो है वो क्या है बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो व्हाइट वाला डॉटेड लाइन है बेटा वो क्या है? एक्सपेक्टेड लाइन है, बट उससे क्या आ जा रहा है? ज्यादा आ रहा है। तो इस वजह से बेटा ज्यादा आ रहा है, तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। ठीक है। इसके एग्जांपल्स में बेटा याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मैंने फर्स्ट वाला एग्जांपल लिखा है वो ऑलमोस्ट हर एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। हर एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है फर्स्ट वाला, वाटर और इथेनॉल और वाटर और मिथेनॉल। ठीक है ना? ये स्लैश का मतलब ये भी चलेगा इसके साथ और इसके साथ ये भी चलेगा, मतलब वाटर प्लस इथेनॉल भी या फिर वाटर प्लस मिथेनॉल भी। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सर
ये लोग तो साथ में आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। बट स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, इसको स्टार मार्क करना। वाटर के अंदर खुद की हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, इथेनॉल के अंदर खुद की हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, बट वो लोग जब अपने अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ के खुद के साथ आएंगे तो वाटर का तो बेटा इसमें लॉस ही हो गया ना। वाटर क्या बोलेगा, मैं तो बेटा दो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा था, अभी ये इथेनॉल के साथ तो मेरा एक एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही हो रहा है। तो इस वजह से बेटा ये वाला जो है बेटा ए बी इंटरेक्शन की बात करेंगे, ये है और ये बी है। ये खुद के साथ खुश था, ए स्ट्रॉन्ग था, ये बी भी स्ट्रॉन्ग था, जब साथ में आए तो बेटा इनका इंटरेक्शन क्या हो गया, वीक हो गया। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल हो गया। दूसरा आई गिव यू आरपी ट्रिक, एक में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दूसरे में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, आई रिपीट आप लोग चाहो तो मार्जिन में लिख लेना, एक में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो वो पक्का नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डिविएशन बनाएगा। जैसे इथेनॉल एंड बेंजीन देख लो, या साइक्लोहेक्सेन एंड इथेनॉल देख लो, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इवन इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो पॉजिटिव डिविएशन, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो पॉजिटिव डिविएशन। यहाँ पे देख लो एसीटोन इथेनॉल CH2 बेंजीन। एसीटोन बेटा अगर हम बात करें तो एसीटोन इथेनॉल के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो बेटा उसकी खुद की हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो गई, तो इस वजह से वो पॉजिटिव डिविएशन। इवन इन केस ऑफ CH2 में बेटा अगर देखेंगे तो एसीटोन खुद के साथ ज्यादा स्टेबल था, CH2 तो बेटा नॉन पोलर है, इवन बेंजीन भी क्या है, नॉन पोलर। तो ये इस वजह से बेटा पॉजिटिव डिविएशन बताएगा। CCl4 एंड मिथेनॉल, मिथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, तो इस वजह से बेटा ये भी एक एग्जांपल हो जाएगा किसका, पॉजिटिव डिविएशन का। सो दिस इज केस 2। केस 2 में हमने डिस्कस किया नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद डैश डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन, जिसमें ए बी इंटरेक्शन जो था वो वीक था। अभी आपके मन में एक और सवाल आ रहा है कि सर ए बी इंटरेक्शन जहां है वो स्ट्रॉन्ग भी तो हो सकता था, तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो वो केस नंबर 3 में आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो उसको भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही बोलेंगे, बट नेगेटिव डिविएशन क्यों वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आप इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस मूव टू द थर्ड एंड द फाइनल केस, केस 3। फर्स्ट वाले केस में ए बी इंटरेक्शन ए इंटरेक्शन को इक्वल था और बीबी को भी इक्वल था। सेकंड केस में क्या था, ए बी इंटरेक्शन जो था वीकर था एज कंपेयर टू ए एंड बीबी इंटरेक्शन। यहाँ पे थर्ड केस में क्या होगा, ए बी इंटरेक्शन is stronger than AA से भी और BB से भी, ठीक है ना, एंड BB इंटरेक्शन, इन दोनों से बेटा अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली अगेन इट विल फॉर्म डैश सोल्यूशन। ये हो जाएगा आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन। कौन से टाइप का सोल्यूशन हो जाएगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन ना। अगर इस केस में हम लोग एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग की बात करें, ठीक है ना, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ AA प्लस एंथैल्पी ऑफ BB माइनस एंथैल्पी ऑफ AB, बराबर है। तो आप मुझे बता बेटा AB इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसमें ज्यादा हीट इवॉल्व होगा एज कंपेयर टू दिस टू, तो इसका मतलब इसका वैल्यू ज्यादा है और इसका वैल्यू कम है, तो नेगेटिव टर्म का वैल्यू ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगा, इट इज लेस देन 0। इसका मतलब द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। तो इसका मतलब जब ये टाइप का सोल्यूशन बनेगा तो उसमें हीट क्या होगा, इवॉल्व होगा। अगर हीट इवॉल्व हो रहा है या हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो इसका मतलब इट इज गोइंग टू बी नॉन आइडियल सोल्यूशन। दूसरी बात अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग की, delta V of mixing. So what is delta V of mixing? It is volume of AB minus volume of A plus volume of B. Clear है? आप मुझे बता बेटा इनके बीच में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो लोग एक दूसरे के ज्यादा साथ में रहना चाहते हैं। ज्यादा साथ में रहना चाहेंगे तो बेटा जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना चाहिए उससे कम ऑक्यूपाई करेगा। सर ऐसा क्यों? तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। इमेजिन करो बेटा आप 12th स्टैंडर्ड से गए समझो MBBS में, और जस्ट इमेजिन करो बेटा आप किसी को नहीं जानते, जस्ट क्लासरूम का बेटा फर्स्ट डे है, ठीक है, आपके मेडिकल कॉलेज का फर्स्ट डे है तो, या इंजीनियरिंग कॉलेज का फर्स्ट डे है, ठीक है, आप किसी को नहीं जानते, ठीक है ना। जो भी लोग आएंगे क्या साथ में बैठेंगे एक दूसरे के, ये तू मेरे बाजू में बैठना ही ना, सब लोग अलग अलग बेंचेस में बैठेंगे। इसका मतलब किसी के बीच में कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई जानते ही नहीं बेटा एक दूसरे को ना। अगर ये का ये बेटा साल खत्म होने आया या 2-3 साल खत्म होने आए, फिर जब अगर सब लोग आएंगे तो क्या दूर दूर बैठेंगे पहले दिन के जैसा? नहीं,
सब तो बेटा सबकी फ्रेंडशिप हो चुकी होगी, तो फ्रेंडशिप हो चुकी होगी बेटा, उनके बीच में थोड़ा बहुत तो बेटा क्या बोलेंगे एक दूसरे के लिए अफेक्शन, मतलब इन द सेंस उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, फ्रेंडशिप वाला अफेक्शन, ठीक है। वो होगा तो सब लोग एक दूसरे के साथ में बैठना पसंद करेंगे, गप्पा मारेंगे बेटा, हंसी मजाक करेंगे। तो इन दैट केस क्या होगा बेटा, वो लोग जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकते थे उससे कम ऑक्यूपाई करेंगे। तो इस वजह से बेटा इसका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड जो होगा वो कम होगा, और इनिशियली वॉल्यूम क्या था, ज्यादा। तो इसमें जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग के जैसा इसका वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ या एक्सपेंशन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है। अगर मैं बात करूं सी, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, तो वो तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होता है, वेदर इट इज आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है ना। वो सबके लिए सेम होता है। डी, गिब्स एनर्जी ऑफ मिक्सिंग, वो हमेशा बेटा क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी लेस देन 0, दैट मींस द प्रोसेस इज व्हाट, स्पॉन्टेनियस। इतना तो सबको पता ही है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट वाले की, ध्यान देना यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, हीट तो इवॉल्व हो रहा है, यहाँ पे जो एस्केपिंग टेंडेंसी होगी बच्चों को ज्यादा होगी या कम होगी, सर एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो उसके पहले मुझे था यहाँ पे बेटा इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, तो क्या वो वेपर में कन्वर्ट होना चाहेंगे, नहीं होना चाहेंगे। तो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर हमारे हिसाब से क्या आएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। हमारे पास तो यही फॉर्मूला है वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने का। और ऑब्जर्व वेपर प्रेशर मतलब यहाँ पे जो मैनोमीटर लगाया है, ठीक है ना, प्रेशर मेजर करने के लिए मैनोमीटर, वो ऑब्जर्व होगा। ऑब्जर्व वेपर प्रेशर जो होगा वो कैलकुलेटेड से कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, सो डू नॉट ओबे डैश लॉ, नहीं फॉलो कर रहा, इक्वल होता तो फॉलो करता, डू नॉट ओबे डैश लॉ, राउल्स लॉ। सो कहना से अगर वो ओबे नहीं कर रहा है, इसका मतलब इट शोज डिविएशन। यस सर, इट शोज डिविएशन, डेफिनेटली डिविएशन दिखा रहा है। जो भी वैल्यू आना चाहिए उससे कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ डैश सोल्यूशन। वेरी गुड, इट इज अ नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ डैश डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम डैश लॉ, राउल्स लॉ। तो मुझे एक बात बताओ, इनके अंदर एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी या कम होगी, एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी, इज लेस। अगर इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी तो व्हाट विल हैपन टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा बेटा। तो आज के बाद क्या याद रखोगे, अगर कोई नॉन आइडियल सॉल्यूशन है विद नेगेटिव डिविएशन है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जितना होना चाहिए उससे ज्यादा आएगा। नहीं समझा, पिछले वाले में बेटा एक ऐड कर लेना, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है, तो जल्दी से वेपराइज हो जाएंगे, तो फटाफट से बॉइल होना भी लगेगा। बट ये वाला अगर नेगेटिव डिविएशन है तो नेगेटिव डिविएशन का मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इनका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, इनका जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा कम होता है कैलकुलेटेड से, इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में इंटरेक्शन ज्यादा है, और अगर इंटरेक्शन ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम होगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। जितना इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा उतना डिफिकल्ट हो जाएगा वेपराइज करना, और जितना डिफिकल्ट हो जाएगा वेपराइज करना उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो याद रखना, नेगेटिव डिविएशन वाले कंपाउंड्स आपको कैसा देंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट देंगे या मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट देंगे, ठीक है। तो आप इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड इसके एग्जांपल्स आपको डिस्कस कराता हूं। Okay students, so let us discuss the graphical representation and the examples. Very important example, first वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये है इसका एक्सपेक्टेड ग्राफ, इस तरीके से आना चाहिए, बट इसकी हर एक वैल्यू जो है बेटा नेगेटिव डिविएशन दिखा रहा है, इस वजह से इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से आएगा। ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, और हर एक जो ग्राफ होगा वो इधर से एक्सपेक्टेड से क्या आएगा बेटा, नीचे ही आएगा, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है बेटा, नेगेटिव डिविएशन। ना एग्जांपल में क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इसका रीजन मैं आपको बताऊं, अगर हम बात करें क्लोरोफॉर्म की, तो यहाँ पे बेटा इन दोनों कंपाउंड्स में बहुत ही अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और ये मैंने आपको इवन इसमें भी सिखाया था नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में।
और मैंने आपको बोला था कि ये सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वापस आएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर डेल नेगेटिव, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव होगा, इनके ऊपर डेल नेगेटिव, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तीन बेटा अटैच कर दिए। तो इस हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बहुत ही कम है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे बेटा तो ऐसे लगेगा बेटा जन्मों के बिछड़े हुए थे बेटा, एक दूसरे के साथ में आ जाएंगे। और ये बेटा कौन सा टाइप का बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है ना। इस वजह से बेटा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और इस वजह से बेटा क्या होगा, ये कौन सा डिविएशन दिखाएगा, नेगेटिव डिविएशन दिखाएगा। दूसरा बेटा आर्बिट्री क्या रखना, कोई भी आप वाटर के साथ कोई भी एसिड ले लो, जो मन में एसिड बोल दो बेटा, सबके सब बेटा नेगेटिव डिविएशन दिखाएंगे। बोलो क्यों सर, क्यों? एकदम सिंपल, इसका रीजन है बेटा, जब आप किसी भी एसिड में पानी को डालते हो तो 10th स्टैंडर्ड से सीखता है कि जब हम लोग पानी को एसिड में डालते हैं या एसिड को पानी में डालते हैं, हीट इज इवॉल्व। हीट इज इवॉल्व मतलब डेल्टा एच इज नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव मतलब हो गया ना बेटा, एकदम सिंपल। तो जिसमें हीट इवॉल्व हो रहा है, हम लोग पूछे था नेगेटिव डिविएशन में डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो किसी भी एसिड के अंदर पानी डाला जाएगा तो बेटा वो क्या होगा, नेगेटिव डिविएशन का एग्जांपल हो जाएगा। एसीटोन के साथ एनिलीन, इथेनॉल मिथेनॉल या इथेनॉल के साथ एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड प्लस पिरिडीन, HNO3 एंड क्लोरोफॉर्म, इन सब के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा और वो AB टाइप का बॉन्ड हो जाएगा। तो ऐसे वाले को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन विद नेगेटिव डिविएशन। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस पॉइंट पे ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे कैन वी से दैट इस पॉइंट पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिनिमम है। यस, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, मिनिमम है। तो मुझे बता बेटा अगर वेपर प्रेशर मिनिमम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है बच्चों कि जब हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन, तो हम लोग दो लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं, राइट। तो लिक्विड्स को सेपरेट करने के बाद एक ऐसा फ्रैक्शन बन जाता है, लिक्विड इस एक ऐसे कॉम्पोजिशन में ऐड हो जाते हैं कि उसके बाद उसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे मिक्सचर को बेटा हम लोग बोलते हैं अजियोट्रोपिक मिक्सचर। वो क्या होता है वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। दो टाइप के अजियोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। याद रखना, नेगेटिव डिविएशन मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, पॉजिटिव डिविएशन मतलब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। ये चीज याद रखना बिकॉज वो मुझे नेक्स्ट टॉपिक में अभी चाहिए होगा, अजियोट्रोपिक मिक्सचर ना। डोंट वरी अबाउट अजियोट्रोपिक मिक्सचर, वो क्या होता है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले आप इसका फोटो लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस मूव टू द लास्ट टॉपिक। ठीक है, थ्योरी है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं। ठीक है, अजियोट्रोपिक मिक्सचर, ये हमको प्यूरिफिकेशन वाले टॉपिक में भी आता है। अजियोट्रोपिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेटा फिक्स हो जाता है और उन दोनों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर सकते। जब आप उनको बॉइल करते हो तो उनका जो वेपर प्रेशर लिक्विड फॉर्म में होता है, वही वेपर प्रेशर या सॉरी मोल फ्रैक्शन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उतना ही मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, गैसियस फॉर्म में भी हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर अजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होता है, अजियोट्रोपिक मिक्सचर के लिए स्पेशल है मोल फ्रैक्शन, बराबर है। मोल फ्रैक्शन ऑफ समझो A है तो इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ये किसके लिए, लिक्विड फेज में, दैट इज इन सॉल्यूशन, और ये किस में बेटा, वेपर फॉर्म में। दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो बेटा जितना वो मोल्स लिक्विड में है उतना ही वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो बेटा मतलब ही नहीं है। एंड XB विल बी इक्वल टू YB, तो बेटा उनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। और ऐसे मिक्सचर को बेटा बोलते हैं अजियोट्रोपिक मिक्सचर। अजियोट्रोप हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कांस्टेंट बॉइलिंग, ठीक है ना, कांस्टेंट बॉइलिंग। अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स which boils at constant temperature, it always boils at constant temperature without change in composition, ठीक है ना। मतलब मोल फ्रैक्शन सेम हो गया तो बेटा composition चेंज कैसे होगा, without change in composition is known as azeotropic mixture। ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं, azeotropic mixture, and it act as a pure liquid। MCQ क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट से तो हम लोग कंपाउंड्स का प्योरिटी चेक करते हैं, तो हमको क्या लगता है ये प्योर लिक्विड का काम कर रहे हैं। They have same mole fraction in solution as well as in vapor phase। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, same mole fraction in solution as well as vapor phase। इस वजह से बेटा इनको fractional distillation से भी हम लोग separate नहीं कर सकते। एंड सबसे बड़ी बात, they are formed only by non-ideal solution। सिर्फ नॉन आइडियल सोल्यूशन ही बना सकते हैं, आइडियल सोल्यूशन कभी भी आपको अजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं देंगे। सो दे आर फॉर्म्ड ओनली बाय नॉन आइडियल सोल्यूशन विद मोर डेविएशन।
इसमें डिविएशन ज्यादा होगा बेटा, वही ये अजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं। अजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपिक मिक्सचर। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेगेटिव डिविएशन और एक होता है पॉजिटिव डिविएशन। नेगेटिव डिविएशन होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो इसके लिए बेटा हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स आर द सॉल्यूशन विद डैश डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन। तो अगर सॉल्यूशन विद नेगेटिव डिविएशन होगा तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अजियोट्रॉप इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइदर लिक्विड। इसका बेस्ट एग्जांपल जो एंट्रेंस में एज इट इज पूछा जाता है, ये दो ही एग्जांपल्स है जो बार बार पूछे जाते हैं, इट इज वाटर प्लस एसिडिक नाइट्रिक एसिड। एग्जांपल के तौर पे तो बेटा बहुत सारे ले सकते हैं, जो भी नेगेटिव डिविएशन दिखाता है वो आपको मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉप बना सकता है। तो वाटर और अगर मैं नाइट्रिक एसिड की बात करूं तो इस कॉम्पोजिशन को याद रखना, अगर वो लोग इस कॉम्पोजिशन में ऐड हो जाता है तो फिर उनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। 32% और ये 68%। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना बेटा, 359। बट अगर मैं इस कॉम्पोजिशन में दोनों को मिक्स कर दूं तो उसको बोलेंगे अजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और उसका बॉइलिंग पॉइंट है बेटा 393.5, जो इससे भी ज्यादा है और इससे भी ज्यादा है। इस वजह से इसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसकी जगह पे यहाँ पे उल्टा मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपिक मिक्सचर में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इट इज शोन बाय विद पॉजिटिव डिविएशन वाले, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अजियोट्रॉप इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइदर लिक्विड। इसका बेस्ट एग्जांपल जो बहुत बार पूछा गया है, वाटर प्लस इथेनॉल 4% और इथेनॉल 96%। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज 351.3 और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अजियोट्रॉप इज, देखो इन दोनों से कम है, 351.15, भले 0.15 से भी कम हुआ लेकिन हुआ तो है, तो इसको बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स इसमें कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना ही डेटा अवेलेबल है और हमारे एंट्रेंस एग्जाम में इसको इतना ही है आपको याद रखना बच्चों, ठीक है। सो विद दिस वी फिनिश द फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। आपने देखा होगा हमने फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को कंप्लीट करने के लिए लगभग 3 लेक्चर्स ले लिए बेटा, 3 लेक्चर्स हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में, आज के इस लेक्चर के एंड में, लेक्चर नंबर 13 के एंड में आपको 2 पीडीएफ दिए गए हैं। पीडीएफ तो आपको हमेशा मिलते रहेंगे, 2 पीडीएफ दिए गए, एक क्लास वर्क और एक होमवर्क। क्लास वर्क में और होमवर्क में दोनों के ऊपर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड अजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स के ऊपर क्वेश्चन है, वो आपको सॉल्व करना है। लेक्चर नंबर 14 में मैं स्टार्टिंग में सबसे पहले वो पीडीएफ डिस्कस करूंगा, सिर्फ क्लास वर्क वाला, और होमवर्क वाला आपको खुद से करना है, उसका आंसर की गिवन है। आंसर उसके डिस्कशन के बाद वी विल बी स्टार्टिंग विद द सेकंड एंड थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इन द सेम लेक्चर, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दोनों के दोनों आपको बहुत आसान लगने वाले हैं, बिकॉज हमको सबसे ज्यादा टाइम लगता है सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में। बाकी के आगे के जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है सब के सब फटाफट खत्म हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैंने जो भी आपको सिखाया उसमें अजियोट्रॉपिक मिक्सचर थोड़ा सा याद रखने वाला टॉपिक है, थोड़ा सा इमेजिनरी टॉपिक है, बट इसको प्लीज एग्जांपल्स के साथ याद रखना। मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, जो भी आपका नेगेटिव डिविएशन दिखाएगा, जो भी सोल्यूशन क्या दिखाएगा बच्चों, नेगेटिव डिविएशन दिखाएगा वो मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपिक बनाएगा, जो भी पॉजिटिव डिविएशन दिखाएगा वो मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉपिक बनाएगा। ऐसे आप याद रखिए और इससे हमारे आगे बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर with a detailed discussion about the MCQs of this topic, and we will be starting with a very important second and third qualitative properties, that is elevation in boiling point and depression in freezing point, which is very important. So till then, thank you students, take care.